नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आपके यूपी पीसीएस मेंस क्रैश कोर्स के लिए कि 1857 का जो विद्रोह है उस पर किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं और 1857 के विद्रोह को आपको कैसे तैयार करना चाहिए। वैसे आपने 1857 का विद्रोह जो टॉपिक है इतिहास में, ये इतना लोकप्रिय है कि मुझे लगता है कि छोटे क्लास से आप इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पढ़ते रहे हैं और खास करके प्रारंभिक परीक्षा के पहले भी, और जो भी आपने अपने तरफ से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और समझा होगा उस पर भी आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें 1857 के विद्रोह के ऊपर, तो 1857 का जो विद्रोह है इस पर आपके 1857 का विद्रोह, ठीक है, इस 1857 के विद्रोह पर प्रश्न की जो फ्रेमिंग है या कोई भी एग्जामिनर जो प्रश्न का दृष्टिकोण व्यक्त करता है उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं मैं आपको स्पष्ट करूं। पहला जो प्रश्न होता है वो होता है कारण को लेकर के कि 1857 के विद्रोह के कारण बताइए, ठीक है ना। तो एक तो आप कारण पर फोकस कर दें। दूसरा, इसी तरह से आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर के, विद्रोह के स्वरूप को लेकर के, स्वरूप समझ रहे हैं, स्वरूप या प्रकृति, जो भी आपको समझ में आए, स्वरूप या प्रकृति। तो ये स्वरूप या प्रकृति पर आपका प्रश्न बनता है, और स्वरूप और प्रकृति पर जब प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से ये जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं असल में उनको यहीं पर आकर के यह समझ आता है कि इतिहास में कुछ बातें टिपिकल भी हो जाती हैं। जैसे कोई कहना चाहता है कि 1857 का विद्रोह जो था ये राष्ट्रीय विद्रोह था, तो कोई कहता नहीं ये सैनिकों का और किसानों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था। ऐसे तमाम प्रकार की बातें आपको इस विद्रोह के स्वरूप के ऊपर पढ़ने को आती हैं। एक इसी तरह का भाव होता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता क्यों हुई, तो असफलता का कारण यह आपसे पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न आपका अगर देखेंगे तो 1857 के विद्रोह का परिणाम, ठीक है, परिणाम क्या रहा। तो मिला जुला करके अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे में आपके पास जो प्रश्न है वो कितने हो गए, मूल रूप से 1857 के ऊपर ये 4 तरीके के प्रश्न का निर्माण होता है। तो निश्चित तौर पर 1857 का जो विद्रोह है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें तो आपको किसी भी प्रकार के संशय का शिकार नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें चीजें पूछी जाती हैं। चूंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का एक तरह से दौर शुरू हुआ, तो लगभग 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल यह था कि कैसे कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया जाए और अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया जाए। इससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। उसने समय समय पर असंतोष व्यक्त करने का प्रयत्न भी किया और ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक ऐसे आंदोलनों को कुचल दिया। सैनिकों में भी सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष व्याप्त था। और 1766 में बंगाल तथा 1896 में आपको याद होगा कि वेल्लोर में सैनिकों ने असफल विद्रोह किया। धीरे धीरे जनता और भारतीय सैनिकों का संतोष चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का भयंकर विद्रोह हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि हमारे खिलाफ इतना सशक्त विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह अलग बात था कि यह विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा और भारत के लोग जो भी कारण रहा हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह को अपने सफलता के रूपरेखा में परिवर्तित नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1857 में जो विद्रोह हुआ है, इस 100 साल के लेखे जोखे के तरफ आप बढ़ेंगे तो यह आपको कारण के तौर पर दिखाई देगा। ठीक, अब जब कारण में आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर मैं इसको क्लासिफाई कर दूं आपको प्रश्न के दृष्टि से, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1857 के विद्रोह का कारण, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह का कारण,
ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो कारण कितने प्रकार के हैं? स्वाभाविक है, आप जानते हैं सबसे पहला जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। कौन सा है? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में क्या क्या है वो बाद में हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से अगर दूसरे कारण की तरफ बढ़ा जाए तो दूसरे कारण के तौर पर प्रशासनिक कारण आपको पढ़ना होगा। राजनीतिक के बाद प्रशासनिक कारण, ठीक, प्रशासनिक कारण। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरे कारण के तौर पर देखें तो सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो धार्मिक कारण है, धार्मिक कारण। इसी तरह से आप देखेंगे तो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण। इसी तरह से एक और आप इसमें शामिल कर लेंगे तो सैनिक कारण है, सैनिक कारण। और इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो आपको तात्कालिक कारण मिलेगा। इतने कारण हैं अगर आप 1857 के विद्रोह को देखें। और इन सब कारणों में अगर मूल भावना समझने की कोशिश किया जाए तो 1757 जो प्लासी है और 1857 का जो विद्रोह है, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, 100 वर्ष का, ये आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, इन 100 वर्षों के प्रभाव का परिणाम रहा कि 1857 के विद्रोह की श्रृंखला स्थापित हुई थी। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक मुद्दे पर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बातों को पॉइंट्स में बताऊं, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और चूंकि आपका ये टॉपिक अब तक जो मैंने कहा वो टेक्स्ट में इसलिए लिखवाया क्योंकि आप उनके टेक्स्ट से अच्छे से परिचित नहीं थे। यहां पर भाषा को लेकर के समस्या नहीं है, यहां पर बातें कौन कौन सी हैं जो कि आपको रिकॉल करना चाहिए, उस तरह के मुद्दे को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहला अगर राजनीतिक कारण पर बात करूं, ठीक है ना, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में ठीक कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं? तो सबसे पहली बात यह थी कि भारत में अंग्रेज जो थे वो उनकी साम्राज्य की विस्तारवादी जो नीति थी। तो इसमें अगर हम लोग यहां से लिखना शुरू करें, ठीक है, अगर हम लोग इसमें ऐसे कर लें, अंग्रेजों की विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति, या साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो अंग्रेजों की विस्तारवादी या साम्राज्यवादी जो नीति रही है, यह भी कहीं न कहीं अंग्रेजी सत्ता के विस्तार में जो तकलीफ भारत के लोगों को मिल रहा था, यह एक बड़ा कारण के तौर पर था। और आप जानते हैं अवध के नवाब को गद्दी से हटाया गया था, गोद निषेध लेने के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर सब राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर आप एक किताब लिखा था रसेल ने 1860 में, वो प्रकाशित हुई माई डायरी इन इंडिया में, तो आप उस समय की दुर्दशा के वर्णन पर आप व्यापक तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, कर्नाटक है, तंजौर है, कि शासकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया, अवध में तालुकदारों के अधिकार छीन लिए गए। तो इस तरह से आप देखेंगे राजनीतिक कारण के अंतर्गत आपको पहला जो अंग्रेजों की विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति थी, उसमें इस तरह की बातें हैं। तो मैं ज्यादा नहीं आपको यहां पर मेंशन कर दूं, विस्तारवादी नीति या साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत, या अगर आपको इच्छा है कि 2 लाइन हम इसमें लिख ही दें, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन हर जगह ये पॉलिसी फॉलो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको विस्तार किया जाए
तो इसमें सीधे भाषा का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजों ने अनेक तरीकों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को, भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं रियासतों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन करने का प्रयास किया। ठीक है। आप देखेंगे अवध के नवाब को अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर उसकी सत्ता छीन ली गई। ठीक है। यही नहीं, आप देखेंगे गोद निषेध नीति के अंतर्गत, याद है ना आपको, गोद निषेध नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, अगर आपको याद हो सहायक संधि, हड़प की नीति, इन सब में झांसी, सतारा, नागपुर आदि, ठीक है, इस तरह के जो क्षेत्र थे आदि को ब्रिटिश राज्य का अंग घोषित किया गया। आदि को ब्रिटिश सत्ता का अंग, ब्रिटिश सत्ता का अंग घोषित किया गया। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा राजनीतिक कुठाराघात था। आप देखेंगे कि जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हैं, उनके साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने अनुचित व्यवहार करते हुए उनके शासन व्यवस्था को पूरी तरह
नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश की थी। और उस समय की स्थिति को पढ़ने के लिए एक रसेल ने 1860 में प्रकाशित किया माई डायरी इन इंडिया, और उसमें तमाम प्रकार के दुर्व्यवहारों का वर्णन आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि पेशवा के जो दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक और तंजौर के शासकों के साथ भी व्यवहार किया गया गलत तरीके का। अवध के तालुकदारों के अधिकार छीन लिए गए। तो इस तरह के आप देखेंगे कि राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी, यह भयानक चिंता का विषय था। यही नहीं, नरेशों और जो राजा थे उस समय के राजा और जो उस समय जागीरदार थे, उनके अस्तित्व के प्रति भी एक तरह से चिंता की परिस्थिति आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए प्रशासकों, विशेषकर डलहौजी की जो नीतियां हैं, भारतीय राजाओं और जागीरदारों में अपने अस्तित्व के प्रति चिंता उत्पन्न हो गई थी। उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की जो भावनाएं पनपने लगी थी, ये सभी आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर उस समय दिखाई देती हैं। तो आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर हम लोग सीरियल की बात करें तो दूसरा पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो राजाओं और जागीरदारों, राजाओं और जागीरदारों में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी? जागीरदारों में अस्तित्व के प्रति चिंता। तो ये आप देखेंगे दूसरा कारण हो जाएगा, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से डलहौजी और तमाम प्रकार के लोगों की भूमिका है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डलहौजी, ठीक है, डलहौजी की जो हड़प की नीति रही, डलहौजी की हड़प की नीति और इस तरह की चीज़ों की जो भूमिका इसमें आप पढ़ते हैं, उसको इसमें शामिल करना है कि किस तरह से भारत के जो राजा हैं या जो उस समय के जागीरदार हैं, उनको अब सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षित स्थिति दिखाई देने लगी थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना पनपने लगी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी में, अंग्रेजों के प्रति विद्वेष, अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना पनपने लगी थी, पनपने लगी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो लाइन है या जो चीजें कही जा रही हैं, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से भारत के लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश था उस समय, आप देखेंगे, वो ये था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था और उसमें जो हार हुई थी, उस समय अनेक सारे राज्य ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की प्रवृत्तियां भारत में फैल रही हैं, उनको इस रूप में स्थापित करने या उनको बताने की कोशिश की गई थी कि तात्कालिक तौर पर जो भारत के लोग हैं उनमें एक ऐसी भावना विकसित किया जाए या एक ऐसे रूपरेखा को बढ़ावा दिया जाए जो कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजी सत्ता से बदला लेने वाला दृष्टिकोण बने। तो प्लासी युद्ध की हार का बदला भी आप देखेंगे कि लगभग एक भावना के तौर पर है। तो इतिहास में उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइन इसमें यह भी लिख सकते हैं, प्लासी की हार का बदला लेने की भावना। तो कुछ विद्वान मानते हैं इस तरह की बात भी कि प्लासी के युद्ध में जो हार हुई थी भारतीयों की, खास करके बंगाल में, तो निरंतर ऐसा लगता था कि उसका बदला कैसे लिया जाए। तो ये भी एक बहुत माइन्यूट कारण है, लेकिन छोटे कारण के तौर पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो जब कभी भी आपसे अगर कारण के तौर पर हम लोग बात करें तो राजनीतिक कारण में ये सब बातें शामिल हो गई।
अब जो बात हम लोग करेंगे दूसरे कारण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो है प्रशासनिक कारण। ठीक है ना, कौन सा है? दूसरा अगर देखेंगे तो प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। ठीक है, अब प्रशासनिक कारण के अंतर्गत आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको कुछ बातें बड़े स्पष्ट भाव से दिखाई देंगी। भारतीयों को उच्च पदों से एक तो वंचित करने का प्रयास जो अंग्रेजों का था, यह बहुत ही खतरनाक तरीका था। दूसरा था न्यायिक व्यवस्था में दोष था। ठीक है, तो बल्कि हम लोग एक एक करके अगर इसको हम लोग लिखना शुरू करें, पहला क्या था? न्यायिक, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था में दोष, न्यायिक व्यवस्था में दोष। तो एक तो कारण यह है जो न्यायिक व्यवस्था में दोष था उस समय प्रशासन में सबसे बड़ी समस्या थी। क्या व्यवस्था थी दोष के रूप में इस समय? तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो न्याय प्रणाली थी यह भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली भारतीयों के, न्यायिक प्रणाली भारतीयों के हित में नहीं थी, हित में नहीं थी। एक तो ये बात है, हित में नहीं थी। एक तो ये आपको दिमाग पर रखना है। दूसरा आप देखेंगे इसमें समय और धन नष्ट होता था। ठीक है ना, तो समय और धन नष्ट होता था, यह भी इसमें मुद्दा था। इतना ही नहीं था, आप देखेंगे कि न्याय भी उचित रूप में प्राप्त नहीं होता था। तो यह भी आप लिख सकते हैं कि न्याय भी उचित रूप में प्राप्त नहीं होता था। अगर बहुत मेहनत कर भी लिया, उचित रूप में प्राप्त नहीं। ठीक है, न्याय भी उचित रूप में प्राप्त नहीं होता था। यही नहीं, आप देखेंगे भारतीय जजों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाए जा सकते थे। तो यह भी एक तरह से आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि भारतीय जजों की अदालत में अंग्रेजों पर मुकदमा नहीं, अंग्रेजों पर मुकदमा नहीं। तो ये भी आप उस समय की स्थिति में देखेंगे तो न्यायिक प्रणाली में अगर हम लोग दोष की बात करें तो इस तरह की बातें थी। इसके साथ साथ भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने का प्रयास होता था प्रशासन में। तो दूसरा लिख सकते हैं, भारतीयों को, सेकंड पॉइंट, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने का प्रयास। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अंग्रेज पूरी कोशिश करते थे, पूरी क्षमता लगाते थे कि भारत में कैसे जो शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको अधिक से अधिक बड़े पदों से रोका जाए। तो एक लाइन तो क्लियर हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा। यहां लिख सकते हैं, अंग्रेजों ने भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा। यह तो मुद्दा एकदम क्लियर है, कोई संशय नहीं इसमें। इतना ही मामला नहीं था, उच्च पदों पर कार्य करने वाले अंग्रेज अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार भी नहीं करते थे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखेंगे अंग्रेज अधिकारी
अंग्रेज अधिकारी अपने 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 अधीनस्थ, जो उनके सबऑर्डिनेट होते थे, अपने अधीनस्थ भारतीय कर्मचारियों के साथ, भारतीय कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते थे। उचित व्यवहार के साथ उचित व्यवहार नहीं करते थे। उचित व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है ना? तो ये भी आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट जब भारत में आया, और आप जानते हैं कि उसमें वर्ग, धर्म, वंश और जाति के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव को समाप्त किया गया, किंतु इसके बाद भी अंग्रेजों के द्वारा इसको पालन करने में पर्याप्त कोताही बरती गई। तो आप यहां पर एक लाइन और लिखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में वर्ग, धर्म, वंश, जाति के आधार पर, जाति के, यहां पर मैं लिख देता हूं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई थी। लेकिन व्यवहार में इसका पालन नहीं होता था। ठीक है? अब ये जो सारी स्थिति है वो क्या बता रही है कि अंग्रेजी सत्ता जिस रूप में काम कर रही थी या प्रशासन को चलाने के क्रम में जिस तरीके की बातें हो रही थी, उसमें बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं समस्याएं विद्यमान थी। यही नहीं, भू राजस्व द्वारा अधिक कर की वसूली करने का जो प्रयास था वो भी एक बड़ा कारण था। ये भी हम लोग लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। आपको केवल अधिक से अधिक बातें अपने स्मरण में रखना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने 1857 पर बहुत पढ़ रखा है। तो भू राजस्व प्रबंधकों द्वारा, ठीक है, तो लिख सकते हैं भू राजस्व के रूप में अधिक कर की वसूली, ठीक है ना? अब आप देखेंगे कि प्रशासनिक तौर पर यह मामला आर्थिक भी है, लेकिन इसको आप प्रशासन की दृष्टि से देखेंगे तो भारत के अंतर्गत जो बंदोबस्त अपनाए गए थे राजस्व की वसूली की दृष्टि से, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, महालवाड़ी हो, ये सब क्या थे? किसानों की दशा को लगातार जर्जर करते चले गए। उनसे ली जाने वाली लगान की दरें समय के साथ बढ़ाई गई, लेकिन उनके उत्पादन की क्षमता और कृषि कार्य को कैसे बेहतर करें, इस पर प्रशासनिक तौर पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन और पत्रों में किसानों की शोचनीय दशा का वर्णन किया है, लेकिन अंग्रेजों की नीति जो बनाई जाती थी उसमें किसानों की स्थिति में सुधार कैसे हो, इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं होता था। तो दो तीन बातें हैं, हम लोग इसमें लिख सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी रैयत, और तीसरा क्या था? महालवाड़ी। ठीक है, स्थायी रैयत, महालवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से राजस्व वसूली के द्वारा,
की दशा, किसानों की दशा लगातार जर्जर होती चली गई, लगातार जर्जर होती चली गई। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो वसूली हो रही थी, प्रशासनिक तौर पर किसानों की माली हालत छोड़िए, उनके साथ में प्रशासन कहीं पर भी ऐसा व्यवहार नहीं करता था जो उनकी दशा सुधारने वाला हो। तो आप यहां पर एक लाइन जोड़ देंगे और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया, कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया, जिससे किसानों की स्थिति सुधरे, किसानों की स्थिति सुधरे। ठीक। तो इस तरह की जो किसानों की दशा थी वो लगातार बिगड़ती गई। ये भी आपको लगता है कि प्रशासन में आपको जानना चाहिए। यही नहीं, जागीरों को जब्त किया गया। उस समय आप देखेंगे कि बंबई में एक जांच आयोग का गठन हुआ और उसमें 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। इनाम आयोग नाम था उसका। तो इनाम आयोग के माध्यम से बंबई में जो जांच आयोग की सिफारिश आई और उसमें 20,000 जागीरें जब्त की गई थी। इन जागीरों के भूस्वामी के स्वामित्व संबंधी पट्टों को पेश नहीं कर पाने के कारण और तमाम तरह के दबाव बना करके ये सारे प्रयास किए गए थे। बेंटी के समय में अनेक स्थानों पर माफी की भूमि इसी प्रकार से जब्त कर ली गई थी। तो जागीरों की जब्ती भी एक बड़ा कारण था, उसमें आप लिख सकते हैं चौथे पॉइंट के तौर पर। जागीरों की जब्ती। ठीक है। आप लिख सकते हैं डलहौजी के काल में, बल्कि ऐसे लिख लीजिए, जो पद्धति आपकी है सीधा, डलहौजी के काल में इनाम आयोग के माध्यम से, इनाम आयोग के सिफारिश के आधार पर, इनाम आयोग के सिफारिश के आधार पर 20,000 जागीरें, ठीक है, जागीरें छीन ली गई। ठीक है ना। एक तो ये दोष था। दूसरा, इसी में अगर आपको याद रखना हो कि जागीरों के जब्ती का मामला किस रूप में आगे बढ़ा था, तो बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब था, ठीक, बेंटिक के काल में, ठीक है ना, बेंटिक के काल में अनेक स्थानों पर, बेंटिक के काल में अनेक स्थानों पर माफी की भूमि जब्त कर ली गई, जब्त की गई थी। तो स्वाभाविक है प्रशासन के तरफ से इस तरह की भी समस्याएं लगातार खड़ी की गई थी। इसी तरह से अगर हम लोग, ये दो कारण आपके सामने आ गए, हम लोगों ने ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मैं केवल आपको रिफ्रेश कर रहा हूं कि जैसे
आपने राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगर बात आएगी तो कैसे सोचना है, प्रशासनिक कारण पे सोचना है क्या क्या, ये दो हमने बात आपसे की। अब जो बात मैं करूंगा वो सामाजिक कारण के रूप में करूंगा कि सामाजिक कारण के तौर पर आप किन किन मुद्दों को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब तीसरा अगर आप देखें तो सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक, क्या है सामाजिक कारण, जरा समझने की जरूरत करिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा कारण यह था, काम अंग्रेजों ने ठीक किया था, लेकिन बात वही है कि परसेप्शन जब गलत बन जाता है तो अच्छे काम का परिणाम भी कई बार आपको बुरा दिखाई देता है। आप देखेंगे कि पहला जो आपको सामाजिक कारण के तौर पर दिखाई देगा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में प्रयास। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम लोग पहले पॉइंट पर बात करें, ठीक है, तो समाज सुधार, समाज सुधार का प्रयास। क्या कहा मैंने? समाज सुधार का प्रयास, यह आपका पहला है, समाज सुधार का प्रयास। क्या है समाज सुधार में? अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में और डलहौजी के समय में तमाम ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी भारतीय समाज की जिसको दूर करने के लिए कानून बनाए गए थे। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, कन्यावध, बाल विवाह, इस सब पर निषेध लगाया गया। डलहौजी के काल में आप जानते हैं 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ये सुधार भारतीय समाज के हित में थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, किंतु भारत का समाज एक रूढ़िवादी समाज था और उस तरीके के परिवर्तन को या उस तरीके के बने हुए कानून को भारत के लोगों ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप माना था, और इसलिए भी समाज में इस सुधार के कारण भी 1857 के प्रति लोगों के मन में आक्रोश की भावना इतनी प्रबल हुई कि विद्रोह की धारा इस कारण से भी आगे बढ़ी थी। तो हम लोग लिख सकते हैं समाज सुधार का प्रयास। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद करिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में क्या क्या हुआ आप जानते हैं। सती प्रथा, सती प्रथा समाप्त हुआ, और ये भी आप जानते हैं 1829 में बंगाल से और 1830 में भारत के अन्य जगहों पर। ठीक है, तो 1829 में यहां पर आपको लिखने की इच्छा होगी तो बंगाल शामिल कर लीजिएगा, और 1830 में अन्य भारत के क्षेत्रों से, अन्य क्षेत्रों से। तो इस तरह से जो प्रयास हुआ वो आपके दिमाग में होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, तो एक तो सती प्रथा की बात हो गई। दूसरा, इसी तरह से अगर इसमें आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्यावध, कन्यावध जो होता था उस पर रोक लगाने की कोशिश हुई। उसी तरह से कन्यावध के साथ में आप देखेंगे बाल विवाह का निषेध, बाल विवाह, ठीक है, कन्यावध, बाल विवाह, ये तमाम प्रकार के उन्मूलन के प्रयास आपको उस समय दिखाई देते हैं। यही नहीं, इन सब को, बाल विवाह हुआ, ठगी प्रथा का एक, ठगी प्रथा, तो इन सब के उन्मूलन का प्रयास हुआ, उन्मूलन के लिए कानून, ठीक है ना, उन्मूलन के लिए कानून बने। तो एक तो ये था। दूसरा, इसी तरह से अगर आप याद करिए तो डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1856 में हिंदू विधवा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया। ठीक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के बाद
आप समझ सकते हैं कि इसे भारतीय समाज के लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। तो इसको अगर आप एक साधारण शब्द में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार के सुधार को हिंदू समाज के लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में क्या माना? हस्तक्षेप माना। तो ये सब जो कारण हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। सामाजिक कुरीतियों के दूर करने के प्रयास में भी इस तरह की स्थिति आई। इसी तरह से आप देखेंगे कि रेल, डाक तार, इस तरह की चीजें जो भारत में आई, क्योंकि भारत उसमें शिक्षा का स्तर काफी नीचे है और लोगों को लगा कि रेल से, तार से, इन सब के विकास कर जाने से भारतीय संस्कृति पर यह एक प्रकार का प्रहार है। जेलों में, सैनिक छावनियों में सबके लिए एक स्थान पर भोजन के प्रबंध की गई, जिससे लोगों को लगा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कारागारों में सभी जातियों, कैदियों के साथ रखने पर व्यवस्था में आपत्तिजनक स्थिति आई। तो सांस्कृतिक प्रहार की स्थिति भी एक बड़े कारण के तौर पर, सामाजिक तौर पर देख सकते हैं। तो दूसरा कारण अगर मैं यहीं पर जोड़ दूं, ठीक है, दूसरे कारण के तौर पर, तो वो मुख्य रूप से संस्कृति पर प्रहार, संस्कृति पर प्रहार की भावना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या शामिल करना है, जैसे रेल का विकास, ठीक है, डाक तार का विकास, ठीक है ना, डाक तार का विकास। इसके अलावा जेलों में जेलों एवं छावनियों में, जेलों और छावनियों में जो कैंटोनमेंट होता था, एक स्थान पर भोजन बनना, जेलों छावनियों में एक स्थान पर भोजन बनना या भोजन पकाना, ये सभी कारण के तौर पर था, भोजन पकाना। इसके अलावा आप देखेंगे तात्कालिक तौर पे तमाम प्रकार के लोगों को लगता था कि कई प्रकार के जो जाति सूचक हमारी व्यवस्था थी उस पर प्रहार है, या भोजन की व्यवस्था से अस्पृश्यता, तमाम तरह की बातें थी जो भारत में एक बलवती रूप ले चुकी थी। इनको कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश जो हुई उस दौर में, यह एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर था, ठीक है। यही नहीं, अंग्रेज शिक्षा का समाज पर प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी, ठीक है, शिक्षा का समाज पर प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का समाज पर प्रभाव, ठीक है। तो ये भी आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है। इसको भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। अंग्रेज शिक्षा कैसे? तो अंग्रेज शिक्षा के प्रचार से भी भारतीय समाज जीवन प्रभावित हुआ था और परंपरागत शिक्षा पद्धति को बड़ा आघात पहुंचा था। तो इससे क्या हुआ था? मन में रोष था। परंपरागत, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय शिक्षा पद्धति को ठीक बड़ा आघात पहुंचा था, बड़ा आघात पहुंचा था, ठीक है। तो एक लाइन ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से उस समय भारत के लोग तमाम प्रकार की नई नई चीजों से
शिक्षा की व्यवस्था के अंदर आप देखेंगे कि जो कुछ भी नए लोग पढ़ लिख करके आ रहे थे, जो परंपरागत के लोग थे, उनके मन में एक चिढ़ सी स्थिति आ रही थी। तो ये भी कहीं न कहीं एक कारण के तौर पर उस समय था। उसी तरह से देखेंगे धर्म परिवर्तन पर भी पैतृक संपत्ति का जो मामला था कि अगर पुत्र पिता का धर्म छोड़ करके और नया धर्म स्वीकार कर लेता है तो भी उसको उसके पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार से अधिकार में कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से आपको सामाजिक कारण के तौर पर दिखाई देता है। तो हम लोग चौथे पॉइंट के रूप में इसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। केवल उत्तर में जितनी बातें स्मरण में आ जाए सबको आपको शामिल करने की कोशिश करना है। तो धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन के बाद भी पैतृक संपत्ति में अधिकार, धर्म परिवर्तन के बाद पैतृक संपत्ति में अधिकार। ठीक है, तो यहां पे इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर पुत्र पिता का धर्म छोड़ दे और वो नया धर्म स्वीकार कर लेगा तो भी उसको उसके पिता की संपत्ति में अधिकार रहेगा। तो आप यहां पर सीधे सीधे शब्दों में लिखेंगे पिता का धर्म त्यागने के बाद भी पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार, पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार। ठीक, यह भी उस समय की व्यवस्था थी। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों में बड़ा असंतोष फैला और भारतीय समझने लगे कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार करना है। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट हुए। मुसलमान दोनों असंतुष्ट हुए। ठीक है, और प्रभाव क्या पड़ा इसका, ऐसा माना गया कि अंग्रेज ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहते हैं। ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहते हैं। अधिक से अधिक प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इसमें कही गई बात थी जो आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। धर्म परिवर्तन की बात हमने कर दिया। उसी तरह से सामाजिक जीवन में भेदभाव की भावना, कुलीन वर्ग की हीन दशा की बातें और ये सब मुद्दे अगर आप शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आती हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं सामाजिक जीवन में भेदभाव की प्रवृत्ति। ठीक है, 5वें नंबर पे सामाजिक जीवन में भेदभाव, सामाजिक जीवन में भेदभाव की प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति थी भाई, अंग्रेजों ने भेदभाव की नीति अपनाई। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भेदभाव को बढ़ावा देना, ये उनके एक नीति का हिस्सा था। बढ़ावा देना, ठीक, ये उनकी नीति का हिस्सा था। यही नहीं, आप देखेंगे कि
अंग्रेज व्यापारी व अधिकारी भारतीयों को अपने से हीन मानते थे, ठीक है, तो ये भी आप इसमें शामिल करेंगे। अंग्रेज व्यापारी, ठीक है, एवं अधिकारी भारतीयों को अपने से हीन मतलब कहीं न कहीं एक तरह से निम्न मानना, अपने से हीन समझते थे, तो ये भी उस समय की कारण में आपको मिलेगा। वे आप देखेंगे कि उस समय की कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति, उस समय अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता, मतलब ऐसी भावना जिसको कि आप सुनेंगे तो आपको घृणा लगेगी। अब सोचिए, अंग्रेज को घोड़े पर चढ़ना होता था तो भारत का व्यक्ति अपना पीठ जो था वो इस तरह से करता था, दोनों हाथ और पैर नीचे करके पीठ बनाता था ताकि अंग्रेज एक पैर उसके पीठ पर रखता था और फिर वो छलांग लगा के घोड़े पर बैठता था। अब आप सोच कर देखिए कि भारत के लोगों के प्रति अंग्रेजों के मन में किस तरह की भावना विद्यमान थी और किस तरह की चीजों को करते थे, जिसे भारत का कोई भी थोड़ा सा भी सम्मान रखने वाला व्यक्ति किसी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की भावना थी। यही नहीं, कुलीन वर्ग की दशा भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। भारत के अंदर जो संभ्रांत लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी कहे जाते थे, इन लोगों की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही। तो सामाजिक तौर पर इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो कारण है वो है धार्मिक कारण, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सामाजिक कारण को भी कर लिया, ठीक है। अब जो बात हम लोग करेंगे वो धार्मिक कारण पे। चौथे नंबर पर क्या है? धार्मिक कारण है, ठीक। चौथे नंबर पे धार्मिक कारण। ठीक है। अब धार्मिक कारण, चूंकि समाज में धर्म और धर्म का से जुड़ा हुआ समाज बड़ा मुश्किल होता है इनको अलग थलग करके सोचना। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के समुद्री मार्ग से यूरोपियों के आगमन के समय से ही जो उत्साही कार्यकर्ता और धर्म प्रचारक थे इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए थे। पुर्तगालियों ने बलात् धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई थी। अगर हम पुर्तगालियों के शुरुआती समय की बात करें, अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या भी इस देश में बढ़ती चली गई। ईसाई पादरी खुले रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्म की आलोचना करते थे और आप देखेंगे कि मिशनरियों के क्रियाकलाप और सामाजिक सुधार के कानूनों से यह धारणा बनती जा रही थी कि सरकार का लक्ष्य था भारतीयों को अधिक से अधिक ईसाई बनाने की। और यही कारण है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को चार्टर में ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती थी और ईसाई मिशनरियों को इंग्लैंड से सहायता भी मतलब एक तरह से दी जाती थी ताकि वो अधिक से अधिक पैसा लगाएं और भारत के लोगों को ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तित करने की जितनी भी आवश्यकता हो उस पर वो कार्य करें। तो इस तरह से जो कुछ भी तात्कालिक तौर पर व्यवस्था अपनाई गई थी उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है आपका या जो भी सारी चीजें हैं, अगर आप उसको मिलाने की कोशिश करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सारी बातें उसमें शामिल मिलेंगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो लिखने वाले हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट पर बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार। अब कुछ याद ना हो अगर आपको इसके बारे में तो एक लाइन तो जरूर आप याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम में, किसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में, 1813 के चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को, ईसाई
ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट मिली थी, धर्म के प्रचार की छूट मिली थी। ठीक, बलात् धर्म परिवर्तन की भी घटनाएं मिलती, बलात् धर्म परिवर्तन भी होते थे। तो ऐसी स्थिति में ईसाई मिशनरियों, मैंने कहा कि मिशनरी स्कूलों को इंग्लैंड से सहायता मिलती थी, आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मिशनरी स्कूलों को इंग्लैंड से सहायता मिलती थी। यही नहीं, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, यहां से कैरो कहां से निकलेगा, ऐसे, ठीक है। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को क्या मिलती थी, वालों को सुविधाएं दी जाती थी। तो ये तमाम तरह की बातें अगर आप देखेंगे तो ईसाई धर्म के प्रचार के संदर्भ में आपको प्राप्त होती हैं। और निश्चित तौर पर भारत के जो लोग थे उनको इन सब गतिविधियों को देख करके बहुत ही नकारात्मक प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे। लगता था कि कहीं ये अंग्रेजों का इरादा हम लोगों के राजनीतिक सत्ता को जिस तरह से ये लगातार कमजोर कर रहे हैं, कहीं हमारी धर्म और संस्कृति को भी ये समाप्त करने का विचार लेकर के तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं अंग्रेजों के शासन काल में, वो आपको इस रूप में प्राप्त होती हैं जिससे कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने आंसर में कहीं न कहीं जगह देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक इसको देखें तो तात्कालिक तौर पे जो उस समय की स्थिति बनाई गई थी, आप अगर याद करिए तो बड़े पैमाने पे जो धर्म के मामले को लेकर के था, या भारत के अंदर जो ईसाई धर्म या धर्म के मसले पर और भी तमाम प्रकार की बातें थी जो इसमें जगह दिया गया है या शामिल किया गया है। लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास भी होता था, उनको नीचा दिखाने का प्रयास होता था, तमाम प्रकार के इस तरह के धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। तो धार्मिक मसले पर आपको इतना ही लिखने की आवश्यकता, इससे ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करना है। अगले पॉइंट पर अगर हम लोग चले तो अगर मैं आपको बता दूं तो अब जो बात हम लोगों ने धार्मिक कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारण पे, ठीक है ना। तो आर्थिक कारण पर देखिए क्या मुद्दा है, ठीक, 5वें नंबर पे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। अब अंग्रेज चूंकि भारत आए थे तो क्या बनकर के आए थे, व्यापारी बनकर के आए थे, आपको तो पता ही है। और उनका मकसद क्या था, अधिक से अधिक भारत में जो कुछ भी प्राप्त हो धन के रूप में हम उसको अधिक से अधिक वसूल करें, उसको हम लेकर के जाएं। तो पहली बात यह थी कि राजस्व के माध्यम से भारतीयों का शोषण। तो पहला क्या होगा इसमें, राजस्व के माध्यम से भारतीयों का शोषण। अब इसके बारे में कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, भारतीयों का शोषण, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूं कि नया है जो आपको पढ़ना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में
द्वैध शासन की सत्ता स्थापित हुई, अंग्रेजों ने राजस्व का पूरा मामला अपने हाथ में लिया और दीवानी के मामले के अलावा जो निजामत का काम था वो नवाब के हाथ में बने रहने दिया गया और प्रयास किया अंग्रेजों ने कि भारत में जितना भी हो सके राजस्व के माध्यम से हम अपने आर्थिक या कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाए। और इस प्रयास में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरह से आप जब पढ़ते हैं तो उस समय एक लाइन आता है कि बंगाल कहाँ तक लूटा हुआ राज्य था और बंगाल कहाँ तक प्रायोजित राज्य था। तो आप पढ़ते हैं कई बार रहता है कि बंगाल एक प्रायोजित राज्य भी था, एक लूटा हुआ राज्य भी था। तो चूंकि बंगाल में जितने भी नवाब आते गए उन सब में पहले तो कुछ थे जो चुनौती लेते थे सिराजुद्दौला वगैरह के समय तक, लेकिन सिराजुद्दौला के बाद जैसे मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर और इस तरह से जो नवाब वहां पर गद्दी पर बैठे वो सारे के सारे अंग्रेजों के हितों के विपरीत जाने का साहस नहीं कर पाए। और यही सारी बातें थी कि अंग्रेजी सत्ता के संचालन के क्रम में इस तरह के बड़े पैमाने के दोष दिखाई देते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अगर आपको लगे कि भारतीयों का जो शोषण हुआ आर्थिक दृष्टि से उसमें बहुत सारे मामले थे। इसी तरह से दूसरा अगर हम लोग इसमें बल्कि आप चाहें तो कुटीर उद्योगों का, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं जो तात्कालिक तौर पे कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, कुटीर उद्योगों का विनाश, कुटीर उद्योगों का विनाश, यह एक मुद्दा था। दूसरा था कृषि उत्पादन में कमी आई, कृषि उत्पादन में कमी। भाई जब राजस्व की उगाही करते जाएंगे उद्योगों के विकास की गति धीमी हुई, उद्योगों के विकास की गति का धीमा होना, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो व्यापार का विनाश हुआ, ठीक है, व्यापार का विनाश होना, कमजोर नहीं, विनाश होना, व्यापार का विनाश होना। तो इस तरह से ये तमाम राजस्व के माध्यम से भारतीयों के शोषण में ये सारी चीजें क्या होती चली गई, कमजोर होती चली गई। यही कारण है कि अगर हम लोग देखें तो उसमें एक और बड़ी बात आप शामिल कर सकते हैं, वह था बड़े पैमाने पर धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। तो ये सब चीजें जो थी वो राजस्व के अंतर्गत आपको समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। अंग्रेजों की इन आर्थिक नीतियों के कारण उस समय की परिस्थिति को आप देखेंगे तो देश में गरीबी बढ़ती गई, ठीक है ना। तो आर्थिक कारण से क्या हुआ आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट, गरीबी का विस्तार, गरीबी का विस्तार। तो एक कारण यह भी बना 1857 के विद्रोह में आर्थिक मसले से। साथ ही साथ देखेंगे उद्योगपतियों और व्यापारियों की कमर टूट गई, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों, उद्योगपतियों व्यापारियों की स्थिति में गिरावट, यह भी एक बड़ा कारण था। उस समय की परिस्थिति को देखें तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई, ठीक है, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, लिख लीजिए, के मूल्य में वृद्धि। ये सब जो है उस समय के आर्थिक दृष्टि से समस्या उत्पन्न करने वाले कारक थे। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग नजर डालें आर्थिक कारण के बाद, तो आपको आर्थिक कारण में आपको बात समझ में आ गई। अब जो बात हम लोगों को करनी है वो सैनिक कारण करना है, ठीक है ना। सैनिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर था और उस समय की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सैनिक कारण के भी अपने महत्व थे। और छठे नंबर पे
हम लोग बात करेंगे सैनिक कारण का। ठीक है, सैनिक कारण का छठे नंबर पे सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारण। सैनिक कारण में बहुत तरह की समस्या थी। क्या क्या समस्या थी सैनिक कारण में? पहली बात, इसको एक पैराग्राफ में लिख लेना है। सैनिक कारण में कोई पॉइंट नहीं बनाना है। ठीक है, सैनिक कारण में पहली बात यह था, इसमें सैन्य व्यवस्था में नस्लीय भेदभाव था। नस्लीय भेदभाव था, एक बात। दूसरा, इसमें कारण अगर खोजेंगे तो भारतीय व्यक्ति सूबेदार से बड़े पद पर योग्यता के बाद भी योग्यता के बाद भी नियुक्त नहीं हो सकता था, के बाद भी नियुक्त नहीं हो सकता था, नियुक्त नहीं हो सकता था। ठीक है, यही नहीं, वेतन और भत्ते में भेदभाव था। वेतन एवं भत्ते में भेदभाव था। ठीक है, कम से कम इतनी बातें तो आपको दिमाग में निश्चित रूप से बैठा लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये सभी कुछ बातें जो भारत के सैनिकों के साथ में था, दंड में अंतर था, दंड के प्रावधान में अंतर था, प्रावधान में असमानता थी। ठीक है, दंड के प्रावधान में असमानता थी। ये सभी प्रकार की बातों को अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप सैनिक स्तर पर ये सब कारणों को आप पढ़ेंगे और पाएंगे। लेकिन मेरा जो आपको बताने और समझाने के पीछे का दृष्टिकोण है, उसमें जो बात आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि असल में सेना की बनावट ही ऐसी की गई थी कि अंग्रेजों का जो श्रेष्ठाधिकार है वो विस्तृत रूप से खड़ा हो जाए, और जो गिरावट है भारतीय समाज के अंदर का, उसका लाभ लेकर के अंग्रेज अपने व्यवस्था को मजबूत करें। इस तरह की तमाम सारी चीजें आपको इसमें मिलेगा। अब अंतिम जो बात इसमें हमें कहना है, सैनिक कारण के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग सैनिक कारण के बाद बात करेंगे तात्कालिक कारण के ऊपर, जिसके कारण अंतिम रूप से इस घटना को प्रारंभ होने का कारण बना था। तो 7वां नंबर हो गया। 7वें नंबर पर, ठीक है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। ठीक है, अब तात्कालिक कारण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपको याद हो तो तात्कालिक कारण में यही था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है ना। आप देखेंगे उस समय मैं थोड़ी कहानी सुना दूं आपको, ताकि
अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसका भी उपयोग कर लें और अपने उत्तर को पूरा कर लें। आप जब अंग्रेजी सत्ता का हम लोग अध्ययन करते हैं और भारत के अंदर जब तात्कालिक कारण को समझने की कोशिश करते हैं 1857 के विद्रोह में, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय एक बंदूक प्रयोग होती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक, ठीक है। और अंग्रेजों ने तय किया कि उसके स्थान पर हमको इनफील्ड राइफल सेना को देना है। और उसमें जो कारतूस प्रयोग होता था, उस कारतूस के प्रयोग के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कारतूस के जो व्यवस्था थी उस समय, उसमें जो कॉर्क लगता था ऊपर की तरफ, आप जानते हैं कि उसमें गाय और सूअर के चर्बी होने की बात उस समय चर्चा में थी, अफवाह में थी। और इसके लिए 3 जगह पर परीक्षण भी किया जाना था। एक तो आपका दमदम में होना था, इसके बाद एक अंबाला में होना था, और एक आपके जो तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान वो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वहां पर किया जाना था। तो कहीं ना कहीं आपको चाहे दमदम हो, चाहे अंबाला हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, उन जगहों पर इसके प्रयोग और इसके परीक्षण की बात की गई थी। लेकिन अंततः जब आप देखेंगे ये परीक्षण नहीं हो पाया और अफवाह ये फैलती चली गई चारों तरफ, और इस बेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल की प्रयोग की जो स्थिति थी, उसने भारत के सैनिकों के मन में यह भावना पैदा कर दिया कि अगर इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो गाय और सूअर की चर्बी है, गाय चूंकि हिंदू धर्म के लोगों के लिए किसी कीमत पर मुंह में डालना या उसके मांस को छूना ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, उसी तरह से सूअर की जो चर्बी है, मांस है, वो मुसलमान नहीं छू सकते थे। और इस तरह से गाय और सूअर के चर्बी के मिश्रण की जो स्थिति थी और जो सारी बातें थी वो सब इसमें निकल करके सामने आई थी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, या इसको समझाने की बात आपको अगर देखें या समझने की कोशिश करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं तात्कालिक तौर पर, ध्यान से इसको समझिएगा, यह भारत में तात्कालिक तौर पर लोगों के मन में जितने सारे कारण अभी तक हमने आपको बताए, उन सभी कारणों में एक अंतिम कारण के तौर पर यह उसी तरह से था जैसे बारूद में कोई माचिस लगाने वाली बात हो या जो उसको शुरू करने वाली बात हो, इस तरह की चीज उसमें दिखाई देती है। और आप जानते हैं कि मंगल पांडे नाम के बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने, अगर आप देखें तो तात्कालिक तौर पे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने अपने 2 एजुडेंट अधिकारी ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी, और इस तरह से 8 अप्रैल को उन्हें बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दिया गया। और इस तरह से वह घटना 10 मई 1857 को मेरठ के लोगों के द्वारा, जो वहां के सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया, और इस तरह से औपचारिक रूप से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो ये बातें जो हैं वो तात्कालिक तौर पर आपको लिखनी है। मैं 2-3 बातें इसमें शामिल कर देता हूं जिससे कि आप इसे थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उत्तर में आप समझ पा रहे होंगे कि कारण के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारी बात कर लिया है, लेकिन इसमें जो बात करनी है, ठीक है, आप लिखेंगे ब्राउन बेस बंदूक, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल प्रयोग करने का ब्रिटिश सेना द्वारा या ब्रिटिश शासन द्वारा निर्णय लिया गया था, ठीक है ना, लिया गया था। और आप जानते होंगे कि दमदम, अंबाला और सियालकोट, ये 3 जगह पे इसका परीक्षण किया जाना था। सियालकोट, ये 3 जगह पे इसका परीक्षण किया जाना था, ठीक है। लेकिन ये तीनों जगह पे परीक्षण का जो मामला था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया,
और इसी दौरान आप देखेंगे कि जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी। ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी। मामला यहीं तक नहीं था। यह मामला 10 मई को कहां पहुंचा? 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। मेरठ से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के पीछे के जो कारण हैं उनमें इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। और अगर विद्रोह पूछा जाएगा, मैं बार बार कहता हूं कि जब आप यूपीपीसीएस में या यूपीएससी के क्वेश्चन लिखते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अनप्रोडक्टिव लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। एक, भाषा का लेवल बड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं, भाषा में सहजता होनी चाहिए। अब आपको दवा खानी है पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल के जगह पे आप, पैरासीटामॉल तो है ही है कठिन, वो तो आप लिख ही लीजिए, लेकिन अब पैरासीटामॉल दवाई के बाद आपने जो लैंग्वेज लिखा कि इसको खाइए, अब पता चले कि वहां पर पैरासीटामॉल खाने की जगह पर खाना शब्द जो है खाद्यंती लिख दीजिए, और पता चले संस्कृत निष्ठ लिख दीजिए, लगे तो आप फारसी भी लिख दीजिए, पता चला दवाई का नाम ही पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। तो शब्दों में विषय के जो शब्द हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन विषय के शब्द के अलावा जो भाषा के शब्द होते हैं उनकी जटिलताओं से बचने की जरूरत होती है। मैं एक प्रश्न लिख देता हूं जिससे कि आप थोड़ा समझ पाएं कि 1857 के विद्रोह पर आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या लिखना होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रश्न, (1857) के विद्रोह के कारणों 1857 विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करें। ठीक है, ये आपको लिखना है 125 शब्द में। कितने में? 125 शब्द में। और ये प्रश्न होगा 8 अंक का। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा प्रश्न थोड़ा इससे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और देखिए, अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर किस तरह का प्रश्न करेगा। अब जरा इस प्रश्न को देखिए। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के 100 वर्षों के शोषण की 1857 का विद्रोह अंग्रेज सत्ता के 100 वर्षों के शोषण की चरम परिणति थी, स्पष्ट करें। अब देखिए, बहुत मेहनत करेगा तो आपके प्रश्न को इस रूप में करेगा, और जब ऐसा प्रश्न होगा तो यहां पर 200 शब्दों का प्रयोग कर लेगा और अंक आपको 12 निर्धारित कर दिया जाएगा। तो आपको जैसा भी प्रश्न करे, मेरा निवेदन आपसे यह है
कि भाषा कोई भी हो, प्रश्न का रूपरेखा कोई भी हो, आप जब तक इन कारणों को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जब तक आप इनके पीछे के अंतर्निहित बातें जो इसमें शामिल हैं, अगर आप उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं या समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मुसीबत का कारण बन जाएगा और आप उत्तर को सही भावना के साथ पेश नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने कारण पर बात कर लिया है। अगली क्लास जो हम मिलेंगे आपसे, ठीक है, ये मामला और ये पीडीएफ भी रहेगा इसमें, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक है। हम लोगों ने कारण पर बात कर लिया है, ठीक है ना। अगली क्लास जो हम लोग मिलेंगे तो विद्रोह के स्वरूप पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कारण आपके समझ में आ चुका है। विद्रोह के स्वरूप को ही लेकर के सबसे ज्यादा माथापच्ची होती है। इसका विद्रोह राष्ट्रीय था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसानों सैनिकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था, भारत के अंदर 1857 के विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उसके वास्तविक चरित्र का निरूपण करें, ऐसे तमाम प्रकार की शब्दावली 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है। और ये सारे काम जो हैं वो सहजता पूर्वक से होने वाले नहीं हैं। इसलिए अगली क्लास जो हम लोग मिलेंगे तो थोड़ी सी हम आपके साथ में एक दृष्टिकोण ऐसा रखेंगे जिससे कि आप इस स्थिति में चले जाएं कि अगर एनालिटिकल प्रकार के प्रश्न हो, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है यह शुद्ध रूप से विश्लेषण परक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये विश्लेषण परक होते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी विश्लेषण की स्थिति में नहीं है, विवेचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है अगर वो, तो ऐसे विवेचना या विश्लेषण के अभाव के कारण कई बार इस तरह के प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप जब अगली क्लास में हमारे साथ होंगे तो हम लोग इन सब मुद्दों के साथ बहुत ही व्यापकता के साथ और बहुत ही दीर्घकालिक सोच में समाहित होते हुए इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।